प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वीडियो लेक्चर में अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज ग्लैंड के बारे में अध्ययन करेंगे कि अग्नाशय ग्लैंड कहाँ स्थित होती है और इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। पैंक्रियाज ग्लैंड एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है, अर्थात यह एक्सोक्राइन तथा एंडोक्राइन के रूप में क्रियाशील होती है, जो कि आमाशय तथा ग्रहण के मध्य स्थित होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि पाचक रस डाइजेस्टिव जूस एंजाइम के रूप में स्रावित होते हैं तथा पैंक्रियाटिक डक्ट द्वारा ग्रहणी में लाए जाते हैं। एंडोक्राइन का कार्य विशिष्ट स्रावी कोशिकाओं के समूह में पाए जाते हैं, जो ग्रंथि में दूर दूर छितरे हुए पिंडों के रूप में उपस्थित रहते हैं। इसे हम इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन ग्लूकागोन हार्मोन है, जो ब्लड में शुगर ग्लूकोज की मात्रा का नियमन या कंट्रोल करते हैं। पैंक्रियाज मैमल्स के अंदर हल्के पीले या गुलाबी रंग की मिश्रित ग्रंथि होती है। प्रत्येक दीपिका असंख्य कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं तथा रक्त पात्रों द्वारा रचित होती है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पैंक्रियाज ग्लैंड या इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला है अल्फा सेल। अल्फा सेल ये 75% इसका पार्ट होता है इजलेट्स ऑफ लैंगर्स में, और ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। दूसरी बीटा सेल्स। बीटा सेल्स ये 25% पार्ट बनाती है और ये मध्यम प्रकार की सेल होती है। थर्ड है इसमें डेल्टा सेल, जिसको हम गामा सेल्स भी कहते हैं। ये 5% पार्ट बनाती है और सबसे छोटी कोशिका होती है। पैंक्रियाज द्वारा ग्लूकागोन अल्फा सेल होती है, जो अल्फा सेल्स कहते हैं, इनके द्वारा हम ग्लूकागोन हार्मोन तथा बीटा सेल द्वारा इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। गामा सेल्स को हम वृद्धि हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा इसका नाम सोमेटोस्टेटिसिन हार्मोन भी होता है। इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल से स्रावित होता है। इसको बीटा कोशिकाएं भी कहते हैं। इसके द्वारा, और जो इसकी जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इसकी नेचर होती है प्रोटीन की होती है। इसका आणविक भार 5734 होता है। और सर्वप्रथम इंसुलिन हार्मोन की जो संरचना के बारे में साइंटिस्ट ने एफ सिंगर 1953 में इंसुलिन की आणविक संरचना का पता लगाया। उन्होंने बताया कि ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है, जो 2 समांतर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं ए तथा बी भाग लेती है, जिसमें 21 और 30 एमिनो एसिड से बनी होती है, जिसमें कुल एमिनो एसिड की संख्या 51 होती है। इसका अनुभार 9000 के लगभग होता है। ये अंतिम प्रकार का पदार्थ होता है, जो अग्नाशय द्वारा स्रावित इंसुलिन भाग का केवल 5% भाग के लगभग होता है। यह संश्लेषी क्रियाओं के दौरान विखंडित होकर एक सक्रिय इंसुलिन हार्मोन बनाता है। सर्वप्रथम बेटिंग वैज्ञानिक है, उसने सर्वप्रथम 1921 में बताया कि इस ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन के कार्यों का अध्ययन किया। जो बेटिंग नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने 1921 में इंसुलिन हार्मोन के कार्यों के बारे में अध्ययन किया। इंसुलिन हार्मोन यह प्रोटीन है जिसके क्रिस्टल बनाए गए हैं तथा इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। इसे लेबोरेटरी में संश्लेषित किया गया है। सान ने 1965 में मानव इंसुलिन हार्मोन का संश्लेषण किया। सान एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 1965 में मानव इंसुलिन हार्मोन का संश्लेषण किया। इंसुलिन हार्मोन में ग्लूकोज उपापचय का नियमन करता है।
रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा 100 मिलीग्राम यानी कि 0.1 ग्राम प्रति 100 मिली होती है। भोजन के पाचन के बाद यह मात्रा बढ़ जाती है। तब इंसुलिन स्रावित होकर ब्रेन कोशिकाएं व आरबीसी को छोड़कर शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए पारगम्य को कई गुना बढ़ा देती है। ब्रेन और रुधिर कोशिकाओं की पारगम्यता इंसुलिन के बिना भी बहुत अधिक होती है। अतः कोशिकाएं शरीर में रुधिर से अधिक ग्लूकोज ग्रहण कर उसका उपयोग करने लगती है। यकृत व पेशी कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का संश्लेषण होता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का जो संश्लेषण होता है उस क्रिया को हम ग्लूकोजिनेसिस कहते हैं। ग्लूकोजिनेसिस किसे कहते हैं? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण ग्लूकोजिनेसिस कहलाता है। ग्लूकोज ये लीवर में ग्लूकोज के रूप में संग्रहित रहता है तथा वसा ऊतकों में वसा का संश्लेषण भी बढ़ जाता है। ग्लूकोज से वसा का निर्माण क्या कहलाता है? लिपोजिनेसिस कहलाता है। लिपोजिनेसिस किसे कहते हैं? ग्लूकोज से वसा का निर्माण क्या कहलाता है? लिपोजिनेसिस कहते हैं। अतः भोजन के कार्बोहाइड्रेट से बने ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में यकृत व पेशियों में संग्रहित रहता है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा की विमुक्त होकर ब्लड में ग्लूकोज की स्थिर सांद्रता बनाए रखने का कार्य इंसुलिन द्वारा ही कंट्रोल होता है। इंसुलिन की कमी हो जाने पर लीवर तथा मसल्स की कोशिकाओं में मसल्स की या पेशियों की ग्लूकोज को ग्लाइकोजन परिवर्तित करने संग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। इससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना उसको क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। अधिक मात्रा में ग्लूकोज ब्लड में उपस्थित होने के कारण ग्लूकोज मूत्र में उत्सर्जन होने लगता है। इस अवस्था को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। यदि यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बाहर निकलती है यानी ग्लूकोज का मूत्र के द्वारा स्तरण होता है या उत्सर्जित किया जाता है, उस क्रिया को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। जब ग्लूकोज और मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बहुत से मतलब 300 या 500 मिलीग्राम प्रति 100 मिली ब्लड में बढ़ जाती है और अनेक रोगों को जन्म देती है, तो ब्लड में कीटोन बॉडी एकत्रित होने लगती है, जिससे ब्लड का पीएच बदलकर रोगी को काल का ग्रास बना देती है। अतः इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस नामक घातक रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज मेलिटस नामक घातक रोग होता है। इसमें रुधिर की कोशिकाएं, इसमें जो हमारी बॉडी की सेल्स होती है, ब्लड से ग्लूकोज ग्रहण न कर पाने के कारण ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाती है, अतः कमजोरी बढ़ने लगती है। इससे रोगी का वजन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। रुधिर में इंसुलिन की अधिक मात्रा की उपस्थिति हाइपो इंसुलिनिज्म कहते हैं। अगर ब्लड में इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपर इंसुलिनिज्म कहते हैं। इंसुलिन की अधिकता के कारण रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। इस अवस्था को हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इसके रुधिर में ज़्यादा उपस्थित होने के कारण शरीर की कोशिकाएं रुधिर से अधिक ग्लूकोज लेने लगती है। इसके कारण तंत्रिका कोशिकाओं को आवश्यकता अनुसार ग्लूकोज नहीं मिल पाता है। अतः ग्लूकोज की कमी के कारण जो मस्तिष्क कोशिकाओं में अत्यधिक उत्तेजना से थकावट, ऐंठन, अंत में मृत्यु हो जाती है। शारीरिक श्रम, उपवास के समय इंसुलिन का इंजेक्शन देने से भी रोगी में ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसे इंसुलिन शॉक्स भी कहते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज देने पर रोगी को
लाभ मिलता है क्योंकि इसके प्रभाव से शरीर से ग्लूकोज की खपत कम और यकृत वसाओं को क्रम से ग्लूकोज व वसीय अम्ल ब्लड से मुक्त हो जाते हैं और रुधिर में या ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाते हैं।